दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को यूपीएचएससी परीक्षा में सफल होने वाले कैंडिडेट सनी कुमार जी से मिलवाने वाली हूं। तो उनका तरीका क्या था, किस प्रकार से उन्होंने अपनी तैयारी जारी रखी थी, किस प्रकार अपनी तैयारी की थी, इन्हीं सब बातों को हम जानते हैं। चलिए उन्हीं से सुनते हैं कि उनकी तरीका जो है, उनकी पढ़ाई का क्या था, क्या उन्होंने स्ट्रेटेजी अपनाई थी। तो इनका सिलेक्शन जो है यूपीएचएससी पॉलिटिकल साइंस में हुआ है। तो इनकी पढ़ाई का तरीका क्या था, इन्होंने किस तरीके से अपनी तैयारी की थी, ये सभी बातें आपको जानने को मिलेगा। तो अभी जो अगले विज्ञापन की तैयारी आप सभी कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए बहुत ही बेहतर है। तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा कि इन्होंने जो है सफलता कैसे प्राप्त की, क्या क्या चीज़ें इन्होंने करी थी, किस प्रकार से इनकी पढ़ाई का जो तरीका था वो क्या था। तो सबसे पहले आप सनी जी अपने बारे में कुछ बताइए कि आप मतलब आपने क्या क्या पढ़ाई कर रखी है, किस प्रकार से अपनी तैयारी की है। जी, पहले तो सबसे पहले आपका बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे इस प्लेटफ़ॉर्म पे जगह देने के लिए। अपने जो भी थॉट्स हैं या जो भी मेरी स्ट्रैटेजी रही है उसको मैं शेयर कर सका हूँ, ठीक है? देखिए मेरी जो 10th और 12th है वो मेरे पास के ही कॉलेज से हुई है, गवर्नमेंट कॉलेज से ही पढ़ा हूँ मैं शुरू से। और उसके बाद मैंने बीटेक किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। लेकिन बीटेक के फाइनल ईयर में ही कुछ ऐसे मेरे पर्सनल इश्यूज बन गए थे जिसकी वजह से मैंने क्लियरली अपने आप को एक डिसीजन ले लिया था कि अब मुझे आगे फर्दर टेक्नोलॉजी या साइंस में आगे नहीं बढ़ना है। मुझे सामाजिक समस्याओं से जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो सोशियोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, इन सब्जेक्टों में ह्यूमैनिटीज में मुझे जाना है। तो मुझे पॉलिटिकल साइंस सबसे बेहतर सब्जेक्ट लगा अभी तक का, क्योंकि आगे और भी पढ़ना है अभी। तो मैंने पॉलिटिकल साइंस से बीटेक के जस्ट आफ्टर ही मैंने कंप्लीट कर लिया एमए सीसीएस यूनिवर्सिटी से 2018 में। उसके बाद एक साल बाद मैंने नेट की प्रिपरेशन की है और नेट की प्रिपरेशन में कुछ मैंने बुक जो है सेलेक्टेड पढ़ी है और यूट्यूब का भी सहारा लिया है और जो कुछ रिसर्च पेपर्स थे उनको भी बारे में पढ़ा है। तो ये सब चीजें पढ़ के मैंने नेट क्वालिफाई कर लिया था एक साल में। उसके बाद फिर 2-3 बार और नेट हो गया और फिर जेआरएफ हो गया जी। और इससे इस साल में 2021 अप्रैल से लेके अब तक के मैंने 2-3 एग्जाम दिए हैं। एक पीजीटी का दिया था, एक जीआईसी का दिया था। तो पीजीटी तो मेरा कुछ ही नंबर से रह गया था और जीआईसी जो है वो मेरा प्री हो गया था, मेंस नहीं हो पाया। लेकिन ये जो यूपीएचएससी का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का है, ये मेरा रिटन और ये सब कुछ क्लियर हो गया है और अब मैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर वर्क कर सकता हूँ अपने जहाँ भी मुझे कॉलेज के लिए अपॉइंटमेंट होगी। तो आपका इसमें रैंक क्या था, ये बता दीजिए कि आपका रैंक इसमें क्या था। जी, मेरा एससी कैटेगरी में 6th रैंक है। और रिटन में और इंटरव्यू के तो मार्क्स अभी नहीं आए हैं, लेकिन रिटन में कितने मार्क्स थे आपके। इंटरव्यू में मेरा 149 पॉइंट समथिंग था आउट ऑफ 200। तो अब आप जो है ये बताइए कि आपने कौन कौन सी किताबें जो है पढ़ी थी, क्योंकि आगे जो बच्चे सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं यही है कि कौन सी किताबें पढ़ी जाए। तो जीके के लिए पहले बता दें कि जीके की कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए। मैंने तो सबसे पहले मेनली फोकस तो अपने सब्जेक्ट पे ही किया था। उसमें बहुत सारे जो पेपर्स होते हैं, सब्जेक्ट्स होते हैं, उनके अलग अलग डिफरेंट बुक्स आती हैं। जैसे पॉलिटिकल थ्योरी के लिए ओपी गाबा पढ़ी थी, कॉन्स्टिट्यूशन के लक्ष्मीकांत पढ़ी थी और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के जेसी जौहरी पढ़ी थी। और ये मेरा जितना भी कलेक्शन है बुक का वो इंग्लिश मीडियम वाला है। हिंदी मीडियम में हो सकता है थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए। और जो जीएस थी उसमें जैसे नेट का जो फर्स्ट पेपर होता है, तो फर्स्ट पेपर में कुछ जो यूनिट्स होती हैं वो लगभग सेम सी होती हैं। जैसे आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च एप्टीट्यूड है, या कम्युनिकेशन है, कंप्यूटर है। तो इन सभी चीजों को मैंने दोबारा से रिवाइज किया और थोड़ा थोड़ा जो करंट अफेयर थी वो यूट्यूब से या कुछ मैगजीन खरीद के वो मैंने परचेज करके पढ़ी थी। इसी के माध्यम से मैंने ये तैयारी की, क्योंकि मैंने पहले पीजीटी दिया हुआ था और जीआईसी दिया हुआ था।
तो उनकी वजह से मुझे काफी हेल्प मिली थी। तो मतलब जैसे कि अभी जीके के लिए कुछ बच्चे पूछते हैं कि कोई पर्टिकुलर बुक जो है वो उनको लेनी चाहिए, तो ऐसा कुछ है कि कोई पर्टिकुलर बुक्स ही होनी चाहिए, उससे ही उसके माध्यम से ही पढ़ा जा सकता है, या जैसे कि आपने बताया कि करंट अफेयर से ही पढ़ लें या नेट की जो बुक्स है उन्हीं से पढ़ लें, इतना ही मतलब काफ़ी होगा? नहीं, मैम ये मुझे इसके बारे में कुछ ज्यादा कह नहीं सकता मैं कि हाँ भी एक ही बुक आपका जो है उद्धार कर देगी, क्योंकि आप ये नहीं पता उसमें कई बार हिस्ट्री भी दिया होता है, इकोनॉमिक्स भी दिया होता है, हो सका उस बुक में ज्यादा दिया ही नहीं हो। तो जीके में आप लूसेंट पढ़ लेंगे, वो सफिशिएंट है, लेकिन इसमें भी श्योरिटी नहीं है कि वहां से आ ही जाएगा। लेकिन हाँ, बेसिक जरूर है, जैसे आप लूसेंट है तो लूसेंट को पहले पढ़ लें। और सबसे मेन बात होता है जो हायर में कुछ क्वेश्चंस जो है पीजीटी और जीआईसी लेवल के भी आते हैं, इसलिए जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है उन पर विशेष रूप से ध्यान दें। बुक्स के हर एक कॉन्सेप्ट जो भी आपका सिलेबस में दिया हुआ है वो कॉन्सेप्ट आपका एकदम क्लियर होना चाहिए, और साथ में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ये, और थर्ड वन इज प्रैक्टिस जो है वो बहुत अच्छे से होनी चाहिए। तो यही चीज़ें होती है मेन कि क्या चीज़ें पढ़ी जाए, क्योंकि बुक्स को लेके सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न, क्योंकि हायर एजुकेशन की जो बुक्स है वो अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ यही समस्या आती है कि हम तैयारी जो है किस प्रकार से करें। और अब एक और क्वेश्चन ये है कि आगे जो बच्चे आ रहे हैं तो उनका तरीका क्या हो पढ़ने का, जैसे कि अब इतने देर पढ़ना है या इन्हीं किताबों से पढ़ना है, तो उनको आप क्या क्या चीज़ें बताएंगे कि उनको क्या क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए, कितनी देर पढ़ना चाहिए, नोट्स किस प्रकार बनाने चाहिए, तो इस पे बता दीजिए। मैम, ये जो आगे आने वाले जो भी बच्चे होंगे तो उनके लिए सबसे पहले तो शुभकामनाएं कि वो अच्छे से पढ़ें और अपना ध्यान लगा के पढ़ें और सिलेक्शन लें। और इसमें मैं कुछ अपनी टाइप की स्ट्रेटेजी बताऊंगा जो मैं सभी एग्जाम में अपनाता हूँ। तो सबसे पहला तो मैं सिलेबस को अपने पास रखता हूँ कि सिलेबस का हर एक पॉइंट मेरे दिमाग में होना चाहिए कि कौन कौन सा टॉपिक जो है वो ज्यादा आता है, या फिर एक एक कॉन्सेप्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। दूसरा, उसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए बुक्स की लिस्ट है जो मैंने आपको बताई थी अभी। और जैसे कुछ इस बार एक नई बुक भी है, जैसे लक्ष्मीकांत की एक मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आती है, या फिर योजनाओं के लिए आती है, मेनली जो गवर्नेंस की होती है, मैंने वो भी पढ़ी थी, तो उसको भी बच्चे ले सकते हैं। और नोट्स भी मैं अपने आप में मोस्ट इम्पोर्टेंट एक जर्नी का एक पॉइंट मानता हूँ कि जिसमें नोट्स जो 15 दिन पहले होते हैं एग्जाम से पहले वो बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, उनको रिवाइज करना बहुत जरूरी है। तो आपकी और जब आपका रिजल्ट आया तो जैसे आपकी फैमिली है उन सब में क्या रिएक्शन था? सबसे पहले आपका रिएक्शन क्या था? क्योंकि बहुत बड़ी खुशी की बात जो है आपके सामने आई है, पहले अटेम्प्ट में ही आपका क्लियर हो गया, तो ऐसे में क्या था? हाँ, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो खुशी है वो नहीं हो। फैमिली को भी बहुत ज्यादा खुशी थी क्योंकि मेरे फैमिली में ये फर्स्ट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब, तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि जरा भी मतलब क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि मैंने 1 या 1.5 साल में बहुत सारे फेलियर देखे हैं। करीब एक या 1.5 साल में मैंने कम से कम दिए, उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पे मैं रह जाता था। तो ये जब मैं एग्जाम देने गया तब भी मुझे इतना क्लियर नहीं था कि हो जाएगा, लेकिन जब मैंने मार्क्स देखे तब मुझे लगने लगा कि हाँ क्लियर हो जाएगा। तो ऑब्वियसली बहुत खुशी है, और शायद मुझे लगता है कि मैं पहला या दूसरा हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर पूरी कॉलोनी में जो मेरा चयन हुआ है। बहुत अच्छी बात है ये तो। और ये है कि आप एक और चीज़ आती है कि इंटरव्यू के मार्क्स जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है या रिटन में कितने ज़्यादा मार्क्स लेकर आने चाहिए? ये तो मैम दोनों की भूमिका बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन हाँ इसमें इतना हो सकता है कि जिस बच्चे का रिटेन बहुत अच्छा चला जाता है, कट ऑफ से मतलब 10-12 क्वेश्चन बहुत ऊपर हो जाते हैं या उससे ऊपर हो जाते हैं, तो उसको इंटरव्यू की ज्यादा चिंता करने वाली बात है नहीं, क्योंकि इस आयोग की एक खासियत है,
या इस पे एक लिमिटेशन लगाई हुई है कि आप मिनिमम 12 से कम नहीं दे सकते और 27 से आप ज्यादा नहीं दे सकते। तो बच्चे के जिसके भी अगर रिटन में बहुत अच्छे हैं तो फिर वो उससे कम नहीं करेंगे, तो वो 12 नंबर भी अगर उसे देंगे तो उसका चयन हो जाएगा। तो दोनों ही अपने आप में, रिटन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इंटरव्यू भी इम्पोर्टेंट है, दोनों के लिए तैयारी करनी पड़ती है। क्योंकि कई लोगों के ऐसे है कि 1 मार्क्स से रह गया है, तो वही रिटर्न अगर मायने मुख्य रूप से रिटर्न ही करता है कि रिटर्न में आपके ज़्यादा मार्क्स हो तो इंटरव्यू में जी 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 जी, अगर इंटरव्यू में आपको मतलब बहुत ज्यादा फेस नहीं करना है या फेस करने की आपके अंदर इच्छा नहीं है या फिर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि इंटरव्यू फेस नहीं कर सकते ज्यादा अच्छे से, केवल वहां जाके 1-2 क्वेश्चन का जवाब देना है और मार्क्स गेन करने हैं, तो इस हिसाब से आपको रिटन में बहुत अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। और आगे आने वाले समय में हर बार फॉर्म ज्यादा जा रहे हैं, आगे आने वाले समय में कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है। तो अब आप आगे आने वाले बच्चों को और क्या-क्या चीज़ें बताना चाहेंगे? किस तरीके से उनको मोटिवेट करना चाहेंगे? क्योंकि देखिए जो नए हैं उनके लिए बिल्कुल नई चीज़ है और जो जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो थोड़ा डिमोटिवेट हुए हैं, तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे या क्या चीज़ सलाह देना चाहेंगे? हाँ, मैं दोबारा भी यही कहूंगा कि जो आपका सिलेबस है उसको अपने पास रखिए और जो उसमें पॉइंट्स हैं वो उसको सभी को क्लियर करिए, उसकी जो कॉन्सेप्ट है वो आपके क्लियर होने चाहिए और प्रीवियस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। और मैं एक चीज को बहुत ज्यादा मानता हूँ कि प्रैक्टिस इज दैट की विच मेक्स द परफेक्शनिस्ट पर्सन। जो भी आप अभ्यास करते हैं किसी भी चीज का, वही परफेक्शन की तरफ को लेके जाता है। तो प्रैक्टिस मैं बहुत करता था और बहुत पढ़ाई भी की है, क्योंकि मुझे पहले कॉलेज जाना होता है, क्योंकि मैं एक प्राइवेट कॉलेज में BLLB के स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ और फिर आने के बाद में पढ़ता था और वहां भी मुझे जैसे भी टाइम मिलता था तो मैं पढ़ता था। यही मेरा एक शेड्यूल था। करीब 1.5 साल से मैं घर से भी बाहर कोई ज्यादा लिंक रहा नहीं मेरा किसी दोस्तों से, इसी में मैं लगा रहा। तो शुभकामनाएं हैं मेरी आने वाले बच्चों के साथ। बस इन 2-3 चीजों का ध्यान रखें, नोट्स बनाएं और जो कॉन्सेप्ट है उनको क्लियर करें, प्रीवियस क्वेश्चंस देखें और प्रैक्टिस करें। ये मेरा बहुत ज्यादा, और आज के डेट में इतना कंपटीशन है कि अगर किसी बच्चे के पास पेशेंस नहीं है तो शायद वो कंपटीशन में रह नहीं पाएगा। कंपटीशन में बहुत सारे फेलियर देखने पड़ते हैं, तब जाके आपको सक्सेस मिलती है। जी, तो अब तो आपका निकलने वाला होगा ये नियुक्ति पत्र, क्योंकि 18 तारीख तो आज हो गई है, तो नियुक्ति पत्र भी आपका आया था मैसेज, जैसा कि 17 या 18 तक हो जाएगा। तो अब इसकी आगे की प्रक्रिया भी आपके, अभी तक तो आपको कोई मेल वगैरह नहीं आया है इसके लिए अभी तक? नहीं मैम, अभी कोई मेल वगैरह नहीं है। संभावना ये 17-18 की थी, लेकिन हो सकता है आगे 1 वीक लगे या 3-4 दिन और भी लग सकते हैं। तो कई विद्यार्थी पैसे को लेके भी बात करते हैं, तो ऐसा कोई कॉल वॉल तो अभी तक हमको नहीं आया है ना, क्योंकि कई लोग पैसे की बात, देखिए मार्केट है ये, तो सब लोग अलग अलग तरीके से बातें बताते हैं, लेकिन मुझे इसके बारे में कोई आइडिया है नहीं। क्योंकि आपका अभी चयन हो गया है फाइनल और अब नियुक्ति पत्र भी जारी हो जाएगा 1 से 2 दिन या इस वीक में आपका जारी हो जाएगा। तो वही मैं कह रही थी, अभी तक कोई ऐसा कॉल तो नहीं आया, क्योंकि इस चीज़ को लेकर भी एक बहुत बड़ा डाउट बना हुआ है कि पैसे मांगे जा रहे हैं, तो अभी तक तो नहीं आया। कॉलेज की तरफ से तो ऐसा अभी, क्योंकि मेरा कॉलेज अलॉट ही नहीं हुआ तो कुछ है ही नहीं। लेकिन हाँ इतना है, वो डोनेशन मांगते हैं, वो पैसे उस तरीके से नहीं मांगते हैं, वो एक रिश्वत के तरीके से। वो होता है कि आप कॉलेज को क्या कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, क्योंकि कॉलेज में और भी चीजें करानी होती है, रेनोवेशन वगैरह, उसके नाम पे कुछ कॉलेज वाले ले लेते हैं। चलिए, यही सब थी मेन, तो वो था कि स्ट्रेटेजी आपकी क्या थी इसको लेके, परीक्षाओं को लेके, और आगे आप क्या एडवाइस देंगे, तो यही सब आपसे जानना था। आपने अपना कीमती समय दिया, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो थैंक यू मैम, थैंक यू। दोस्तों, ये थे सन्नी कुमार जी, जिनका आपने अभी इंटरव्यू देखा। तो इन्होंने जो है आप सभी के डाउट्स जो है क्लियर कर दिए होंगे कि किस प्रकार से इनकी तैयारी हुई है, क्या इन्होंने स्ट्रेटेजी अपनाई थी और आपको जो है किस प्रकार की तैयारी करनी है। सारी बातें आप सभी की जो है क्लियर हो गई होगी।
तो चैनल से जो है जुड़े रहिएगा। यहाँ आपको यूपीएचएससी से रिलेटेड सभी ज़रूरी बातें जो है देखने को मिलती है, यह जानकारियाँ आपको मिलती रहती है। धन्यवाद।